अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान ने एक बार फिर इस्लामाबाद आने का ऐलान कर दिया है। कारकुनों और हामियों को तैयार रहने का कह दिया है, मगर तारीख अभी नहीं दी है। इमरान खान का इल्जाम है कि उन्हें टेक्निकल नॉकआउट यानी नाअहल करने की साजिश हो रही है। इमरान खान ने शहबाज गिल, पुलिस अफसरान और खातून जज से मुतालिक अपने बयान का भी दिफा किया और यह भी कह दिया कि मुझे दहशतगर्द बनाकर जेल भेजने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं हर सूरत हाल के लिए तैयार हूँ। आज हरिपुर में जलसे से खिताब में उन्होंने अपने बयानात का दिफा करते हुए कहा कि मुझे नाअहल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मेरा इन सबको चैलेंज है कि जो करना है कर लो। अब ये अदालत ने साबित हो गया है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, उसके बावजूद जो मैजिस्ट्रेट है वो वापस भेज देती है उसको पुलिस के पास जिन्होंने तशद्दुद किया था। 3 चीजें मैंने कही। मैंने कहा नंबर 1 कि जिन लोगों ने ये जुल्म किया पुलिस ने, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। दूसरा मैंने ये कहा हम कानूनी तौर पे एक्शन लेंगे, ये नहीं कि मैं डंडा पकड़ के मारूंगा। और तीसरी चीज मैंने कही कि ये शर्मनाक चीज है, उसको नंगा करके आप तशद्दुद करो, तो क्या मैंने इसमें कोई गलत बात कही है? अब इन्होंने फैसला किया है कि किसी तरह इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट किया जाए, किसी तरह डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, दहशतगर्द बना दिया जाए, कंटेम्प्ट में किसी तरह शिकस्त दी जाए। मेरा आज चैलेंज है इन सबको, जो मर्जी करना चाहते हैं करे, जो मर्जी करो। इमरान खान फिर खातून जज ज़ेबा चौधरी पर सवालात उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि अदालत में साबित हो गया कि तशद्दुद हुआ है। हालांकि अदालत ने तो तशद्दुद की तहकीकात का हुक्म दिया है और पंजाब की हुकूमत के मातहत अडियाला जेल की इंतजामिया पर सवालात उठा दिए हैं। अहम बात यह है कि खातून जज ज़ेबा चौधरी के सामने तो कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं रखी गई थी, बल्कि पंजाब के वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने तो यह कह दिया था कि शहबाज गिल ने अडियाला जेल में मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। खान साहब ने तशद्दुद की बात के दोबारा, तो आप उनको ओपनली मेडिकल क्यों नहीं करा देते कि दूध का दूध और पानी का? देखिए मेरी बात सुनो, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता। जो अभी तक मेरे नोटिस में आया है, ये जब अदालत में पेश हुए, जो कि आज से 4 या 5 दिन पुरानी बात है, उस वक्त उन्होंने शिकायत की कि मेरे पे तशद्दुद हुआ है, तो उस वक्त जाहिर है मेडिकल होना था। अभी 4-5 दिन गुजर गए हैं, वो अब ज़रूरत ही नहीं है कि उनका मेडिकल करवाया जाए, उनके अब कोई निशान नहीं है, क्योंकि जेल में तो उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और ये मैं आपको वसूख से कहता हूँ, उन्होंने खुद लिख के दिया है कि मैं मेडिकल नहीं करवाना चाहता। इमरान खान जारहाना बयान जारी रखे हुए हैं, मगर आज की तकरीर में उन्होंने न्यूट्रल्स पर तनकीद नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन पर तौहीन अदालत का केस ज़ेर समाअत है, जिसे इमरान खान के लिए खतरा करार दिया जा रहा है। कल पहली समाअत के बाद अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था, जिसके बाद तौहीन अदालत के मुकदमात से मुताल्लिक एक अहम कानूनी नुक्ता सामने आया और इसी वजह से कानूनी माहिरीन की राय है कि इमरान खान को अपने बयान का दिफा करने के बजाय फौरी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और कुछ का तो ये भी ख्याल है कि माफ़ी मांग कर भी इमरान खान का बचना मुश्किल है, मगर फवाद चौधरी का कहना है कि केस लड़ेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप केस लड़ें, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप माफी मांग लें। तो आप किस पे जाएंगे? केस लड़ेंगे। केस लड़ेंगे। अदालत ने अपने हुक्मनामे में इमरान खान के बयान को बादियों नज़र में इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने और जज को दबाव में लाने की कोशिश करार दिया है। अदालत का यह हुक्म कौन से कानूनी नुक्ते की तरफ इशारा कर रहा है, इसकी आगे जाकर वजाहत करेंगे। पहले अदालती हुक्म का मुतालिका पैराग्राफ आपके सामने रखते हैं। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि बादियों नज़र में हमारी राय है कि इमरान खान ने यह बयान इंसाफ और ड्यू प्रोसेस की राह में रुकावट डालने और अदालतों पर अवाम का एतमाद ख़त्म करने के लिए दिया था। साथ ही ये बयान इस मकसद से भी दिया गया कि अवाम की नज़रों में अदालती निज़ाम की सालमियत और साख को मजरू किया जाए। लिहाजा हम ये ज़रूरी समझते हैं कि इमरान खान को तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 के सेक्शन 17 के तहत शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने मज़ीद लिखा है कि हम समझते हैं कि तौहीन अदालत के इख्तियार को हमेशा बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस इख्तियार को कभी भी किसी के इनफरादी जज्बात की खातिर या अदालती फैसलों को जायज़ अवामी तनकीद से बचाने के लिए शील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, मगर यहाँ पर इंसाफ की फराहमी में अवाम का एतमाद, इंसाफ तक रसाई का शहरियों का हक और एक बेखौफ निज़ाम इंसाफ से बगैर किसी समाजी, मुआशी या सियासी वाबस्तगी के शहरियों को ड्यू प्रोसेस की फराहमी के हुकूक दाव पर लगे हुए हैं। ये तमाम अवामी अहमियत के मामलात हैं जो शहरियों के बुनियादी हुकूक से जुड़े हुए हैं और इनकी फराहमी रियासत की उस अहलियत पर मुनहसिर है कि वो कैसे एक शफाफ और आज़ाद अदालती निज़ाम के ज़रिए कानून की हुक्मरानी को कायम रखती है। लिहाजा मुनासिब समझते हैं कि इन तमाम मामलात की वजह से मौजूदा केस को सुनने के लिए लार्जर बेंच को मज़ीद बड़ा किया जाए। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कल का हुक्मनामा है, जिसमें इमरान खान के बयान को बादियों नज़र में धमकी आमेज़ और इंसाफ की राह में रुकावट पैदा करने की कोशिश करार दिया गया है। यानी ये मामला एक जज या एक अदालत की तौहीन से मुख्तलिफ है, बल्कि पूरे जुडिशल सिस्टम पर आवाम के एतमाद का मामला है। अब अहम बात यह है कि जिस तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 का हाई कोर्ट ने हवाला दिया है, उसी में तौहीन अदालत की मुख्तलिफ तारीफ़ें बताई गई हैं, जैसे कि
सिविल कंटेम्प्ट, जुडिशल कंटेम्प्ट और फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब इनमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट को सख्त ख्याल किया जाता है और इमरान खान का बयान इसी के ज़मरे में आ सकता है। यहाँ आपके सामने मुख्तसरन इन सब की वजाहत रखते हैं। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 के मुताबिक सिविल तौहीन अदालत से मुराद ये है कि जब जानबूझकर किसी अदालत के ऑर्डर की तौहीन की जाए, चाहे वो हतमी ऑर्डर हो या उबूरी ऑर्डर हो। इसी तरह अपना आईनी दायरा कार इस्तेमाल करते हुए अदालत की जानिब से जारी किए गए किसी रिट ऑर्डर की तौहीन की जाए, अदालत में रिकॉर्ड कराए गए किसी बयान हल्फी की तौहीन की जाए या फिर अदालती तरीक़ाकार की तौहीन की जाए, तो ये सिविल तौहीन अदालत की तारीफ में आती है। इसी तरह जुडिशल कंटेम्प्ट की तारीफ में तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 ये कहता है कि अगर किसी अदालत को स्कैंडलाइज किया जाए या किसी हाजिर सर्विस जज पर जाती तनकीद की जाए तो तौहीन अदालत का ये अमल जुडिशल कंटेम्प्ट कहलाएगा। सिविल और जुडिशल कंटेम्प्ट के अलावा 2003 के ऑर्डिनेंस में क्रिमिनल यानी मुजरिमाना तौहीन अदालत की भी तारीफ की गई है। ऑर्डिनेंस में क्रिमिनल या मुजरिमाना तौहीन अदालत की तारीफ में लिखा है कि कोई भी ऐसा अमल जो इस इरादे से किया गया हो या ऐसा तासुर रखता हो कि जिससे इंसाफ की फराहमी में रुकावट पैदा हो जाए, ये अमल मुजरिमाना तौहीन अदालत के ज़मरे में आएगा। अब अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना हुक्मनामा जारी किया था, उसमें इमरान खान के बयान को इंसाफ की फराहमी में रुकावट करार दिया गया था, धमकी आमेज करार दिया गया था। और जो हमने तौहीन अदालत 2003 का ऑर्डिनेंस आपके सामने रखा है, उसमें वाज़े तौर पर इंसाफ की फराहमी में रुकावट पैदा करने के किसी भी अमल को क्रिमिनल या मुजरिमाना तौहीन अदालत करार दिया गया है। इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान खतरे में नजर आ रहे हैं। माहिरीन कानून और साबिक जजेस भी इमरान खान को अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि उनका भी ख्याल है कि सिविल और जुडिशल कंटेम्प्ट में अदालतें आमतौर पर नरमी का मुजाहरा करती हैं, मगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट में सज़ा के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कल हमारे प्रोग्राम में साबिक जजेस रशीद रिजवी, शाह खावर और नासरा जावेद इकबाल ने इमरान खान को मशवरा दिया कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांगे। अगर वो ऐसा नहीं करते और केस लड़ने जाते हैं तो उनके लिए खतरा बढ़ सकता है। मामूली सज़ा भी हुई तो इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। मगर फवाद चौधरी का दावा है कि इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे बल्कि अपने बयान का दिफा करेंगे। इमरान खान को अब इस मुकदमे में 31 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद पेश होना है। 3 रुकनी लार्जर बेंच ने पहले ही बेंच को मजीद बड़ा करने के लिए चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की हुई है। कल इमरान खान सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर से मिले। उनके क्या इरादे हैं और वो अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर क्या हिकमत अमली इख्तियार करने का इरादा रखते हैं, इस पर खुद हामिद मीर साहब से बात करते हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब, आपकी खुद भी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। आज खान साहब ने, हमने देखा कि तकरीर में ज़ाहिर है हुकूमत को तो बहुत सख्त तनकीद की, मगर न्यूट्रल्स का जिक्र नहीं किया। उससे पहले लाहौर में भी नहीं किया था, मगर फिर पार्टी ज़राए ने कहा कि जो शहबाज गिल का मामला हुआ है उसके बाद अब हम खुलकर आएंगे, क्योंकि उल्टा सख्ती आई है हमारी तरफ से नरमी के बाद। आज नहीं किया है। आपको क्या महसूस हुआ? खान साहब क्या सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके मामला तय हो जाएं, या उन्हें खतरा नजर आ रहा है और वो मामला को हेड ऑन ही लेना चाहते हैं? शाहजेब भाई, मेरे जो उनके साथ जो मुलाकात हुई उसमें जो गुफ्तगू थी, थोड़ी सी सियासत पे भी गुफ्तगू हुई, लेकिन कुछ पुरानी बातें जो हैं वो हमने एक दूसरे के साथ ज़्यादा की। क्योंकि शुरू मुलाकात का आगाज़ ही खान साहब ने एक कोई 29 साल पुराना वाक़या मुझे याद दिलाया। जब मैं एक बहुत यंग रिपोर्टर था तो उस ज़माने में ना तो खान साहब पॉलिटिक्स में थे और ना ही इसाक डार साहब पॉलिटिक्स में थे। डार साहब उस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट थे। तो खान साहब ने मुझे कहा, तुम्हें याद है ना कि वो मैं गया था लाहौर चैम्बर फंड रेजिंग के लिए, तो वहाँ पे मैंने बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कोई बातें कर दी, तुमने रिपोर्ट कर दिया, बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उनको 29 साल पुरानी वो बात याद थी। तो उसके बाद और भी उन्होंने बहुत सी पुरानी बातें की, लेकिन जो वो गुफ्तगू थी उनके साथ, उसमें ज़ाहिरी बात है कुछ चीज़ें जो हैं उनको मैं पब्लिकली उन पर बात नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उससे तासुर यही मिला कि इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़ा सा अपना जो उनका स्टांस है कुछ इश्यूज़ पे, उसके ऊपर री थिंकिंग कर रहे हैं। और मेरे साथ जो मीटिंग थी उससे पहले उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी असद उमर साहब के साथ, परवेज़ खटक साहब के साथ और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। और उस मीटिंग में फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे। तो बाद में मुझे पता चला कि उस मीटिंग में ये इन मामलात पे बात हुई थी कि जो इदारे हैं उनके साथ मुहाज़राई से गुरेज करना चाहिए। और फिर जब मेरे साथ उनकी बात हुई तो उसमें भी ये इशू ज़ेर बहस आया। इस इशू पे इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने को बैकग्राउंड मुझे बताई, एक बैकग्राउंडर दिया कि उनके प्रॉब्लम्स कहाँ पे शुरू हुए थे, को 3-4 वाक़यात उन्होंने बताए। लेकिन मजमूई तौर पे मुझे लग रहा था कि वो हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अगर उनके साथ लड़ाई की जाएगी, उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाएगी, तो उसके लिए भी उनके पास एक स्ट्रेटजी है। और अगर कोई बातचीत का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए भी उनके पास
अपनी शराइत मौजूद हैं, तो वो बज़ाहिर उन्होंने तासुर मुझे यही दिया कि वो लड़ाई के लिए भी तैयार हैं और इंतखाबात की खातिर बातचीत के लिए भी तैयार हैं। मतलब आज भी उन्होंने अपने आप को टेक्निकल नॉकआउट की बात की। अब ज़ाहिर है मुख्तलिफ जगह से हम देख रहे हैं कि घेरा तंग हो रहा है, इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना का मामला हो, फिर ममनुआ फंडिंग केस हो, फिर तौहीन अदालत का मामला हो गया। खान साहब इस बात पर क्या कन्विंस्ड हैं कि -1 होगा, या उन्हें कोई ना कोई रास्ता और उम्मीद है इस वक्त कि नहीं मैं कहीं ना कहीं से बच सकता हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ? देखें, एक इशू पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ गुफ्तगू की और वो था यही जो आप कह रहे हैं, टेक्निकल नॉकआउट। और उनका एक ख्याल था कि शहबाज गिल जो है उससे कोशिश की गई कि उनके ख़िलाफ़ कुछ स्टेटमेंट ली जाए, और इस मामले पे वो काफ़ी मुझे जो है वो रंजीदा भी नज़र आ रहे थे और गुस्सा भी था उनकी गुफ्तगू में शहबाज गिल के मामले पे। और शायद उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो उन्होंने अभी तक शेयर भी नहीं की, अभी तक वो उसको सामने नहीं लेके आए, और उनके पास काफ़ी डिटेल्स थी उस सारे मामले की। तो वो ये बार बार यही कह रहे थे कि ये मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे गिराने के लिए उन्होंने शहबाज गिल पे उन्होंने टॉर्चर किया। तो मैंने उनको बताया जी कि जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तो हमारे कुछ सहाफ़ी साथी जो हैं उनको अगवा करके, तो उनके साथ भी यही कुछ हुआ था। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने बड़ी इग्नोरेंस शो की। तो मैंने उनको डिटेल्स बताई, और फिर मुझे और हैरानगी उस वक्त हुई जब मैंने अबसार आलम साहब का जिक्र किया। तो उन्होंने कहा उसके साथ क्या हुआ था? मैंने कहा जी उनको गोली मार दी थी। उन्होंने कहा अच्छा, उसको गोली मार दी थी। तो मैंने कहा अच्छा, आप प्राइम मिनिस्टर थे और आपको नहीं था पता कि इस्लामाबाद शहर में अबसार आलम को गोली मार दी गई? बहरहाल फिर मैंने उनको डिटेल्स बताई, असदतूर के वाक़या जो था उसकी डिटेल्स बताई कि उनके घर में घुस के उन पर टॉर्चर किया गया। बहरहाल वो इन तमाम वाक़यात से लातल्की का ऐलान कर रहे थे। तो मैंने उनको ये कहा कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव थे तो जवाब दे तो आप ही हैं। लेकिन जब ये मामला शहबाज गिल का वो बार बार लेके आते थे तो वो ये कहते थे कि मुझे पता है कि ये कौन करवा रहा है और ये मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे, ये मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकेंगे। मुझे लगा कि जहनी तौर पे वो तैयार हैं, उनको पता है कि उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन जब मैंने उनको कहा कि अगर माजी में कुछ सियासतदान जो हैं उनके साथ इसी किस्म के वाक़यात हुए हैं, उनको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है तो आपको नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने कहा कि उनके और मेरे केस में फ़र्क है। उन पे करप्शन का इल्ज़ाम था, मेरे पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। ये उनका मौक़िफ़ था। और ख़ास तौर पे जो मुझे हैरानगी हुई कि ये जो तौहीन अदालत वाला मामला है इसको वो बड़ा लाइट ले रहे थे। इस पर कोई उन्होंने मेरा ख्याल है कि वकला के साथ तफसील से अभी तक सलाह मशवरा नहीं किया। मतलब अगर जो ज़ाहिर है क्योंकि मामला ऐसा है कि वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला लग रहा है, जो अदालत का अपना है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस किया है, मगर आज भी जो तकरीर की है खान साहब ने उसमें ऐसा लग रहा है कि वो दिफा करना चाहते हैं। हालांकि बड़े जो सीनियर लॉयर्स हैं जिसमें शाखावर साहब भी हैं जो खान साहब को खुद भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा तो मशवरा यही होगा कि इसका दिफा ना करें बल्कि फौरी माफ़ी मांगे, क्योंकि अगर दिफा करेंगे तो फिर आगे मामला उनके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। तो खान साहब को कोई इरादा नहीं है कि इस पर वो माफ़ी मांग लेंगे पहले दिन जाके? वो चाह रहे हैं कि इसको कंटेस्ट करें। आप तो दिफा किया उन्होंने अपने बयान का। देखिए, इमरान खान साहब जो है ना वो कन्विंस्ड हैं कि कहीं ना कहीं पे उनके खिलाफ फैसला किया जा चुका है कि उन्हें हर कीमत पे डिसक्वालीफाई भी करना है और फिर अल्टीमेटली उनको गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जाएगी। ये ज़हनी तौर पे क्लियर है। तो वो क्योंकि इस वक्त एक पॉलिटिकल एंगल से सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत के केस में वो माफ़ी मांग चुके हैं। तो ये सवाल पैदा होता है कि इस दफ़ा वो फौरी तौर पर माफ़ी मांगने के लिए क्यों तैयार नहीं है। तो शायद उनके साथ गुफ्तगू से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि उनको पता है कि फ़ैसला तो पहले ही किया जा चुका है, और मैं दोबारा कहूँगा कि ये उनका ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं है। तो उनको फिर मशवरा भी ऐसा ही दिया गया कि फिर आप पहले अपना दफा कर लें, को टेक्निकल तरीके से देख लें कि अदालत का मूड क्या है। तो उनका एक ख्याल है कि अगर फ़ैसला पहले ही कर लिया गया तो फिर मुझे माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, फिर मैं जाके तो पब्लिक जो है उसको क्या कहूँगा। तो शायद ये उनके ज़हन में है। और एक बात शायद उनके ज़हन में ये भी है, बड़े कन्विंस्ड हैं इस पर कि मैं ना तो नवाज़ शरीफ हूँ और ना मैं यूसुफ रज़ा गिलानी हूँ, और अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई एक्शन किया गया या मुझे डिसक्वालीफाई किया गया या मुझे गिरफ़्तार किया गया तो उनका एक ख्याल है कि इस्लामाबाद जो है इस पर खैबर पख्तूनख्वा से भी सियासी जलगार होगी और पंजाब से भी सियासी जलगार होगी, और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और राना सनाउल्लाह साहब की पुलिस और दीगर जो अदारे हैं
वो इमरान खान साहब की सियासी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये उनका मुझे लगा कि उनका ये ख्याल है। तो देखिए अब अगले दिनों में होता क्या है। तो ज़ाती तौर पे मैं भी यही समझता हूँ कि उनको अदालत के साथ कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वो जो भी हिकमत अमली बना रहे हैं वो एक सियासी हिकमत अमली है, वो कानूनी हिकमत अमली नहीं है। और आमिर मीर साहब, एक और बात जिसमें मैं चाह रहा हूं कि आप अपना भी ऑब्जर्वेशन बताइएगा और खान साहब क्या समझ रहे हैं, उनकी गुफ्तगू साहब ने क्या अंदाज़ा लगाया वो भी बताइएगा। खान साहब क्या समझते हैं कि मुझे एडवाइस ठीक नहीं मिली है मौजूदा मामलात में, जिसकी वजह से हालात ख़राब से ख़राबतर होते चले गए, या वो ओनरशिप ले रहे हैं कि नहीं मैंने जो किया है वो दुरुस्त किया है, किसी की एडवाइस का मसला नहीं है और जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है और मेरे फैसले सारे के सारे दुरुस्त थे। आप क्या समझते हैं और खान साहब को आपको क्या लगा कि क्या सोच रहे हैं, वो किसी की एडवाइस ने मरवा दिया या फिर जो किया सही किया, ये हालात जो हुए वो गलत हो गए? देखिए शाहजेब साहब, बहुत सी जो इस तरह की जो होती है ना ऑफ कैमरा मुलाकात, उसमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो वो भी खुल के कर रहे थे, मैं भी उनके साथ खुल के कर रहा था। बाज़ मामलात में मैं उनसे इख्तिलाफ कर रहा था, वो भी मेरे साथ खुल के बात कर रहे थे। तो ये क्योंकि यानी कि बैकग्राउंड ब्रीफिंग या मीटिंग कह लें, तो उसमें बहुत सी ऐसी गुफ्तगू होती है जो आप पब्लिकली बगैर सबूत के कर नहीं सकते। तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि उनका एक ख्याल है, उनका एक मौक़िफ़ है कि उनको उनके साथ 2018 के इलेक्शन से ही धांधली शुरू हो गई थी। अब आप इस पे हंसेंगे कि इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि 2018 में उनके साथ धांधली हुई। जी हाँ, उन्होंने मुझे कहा, और उन्होंने कहा कि धांधली मेरे साथ इसलिए हुई कि मुझे क्लियर मेजॉरिटी लेने से रोका गया और कोई 20-25 जो इंडिपेंडेंट्स थे जो उनको बाद में शामिल करवाया गया, वो मेरे कंट्रोल में नहीं थे, वो किसी और के कंट्रोल में थे और उनके ज़रिए मुझे ब्लैकमेल किया जाता था। और मेरे सामने भी उन्होंने ये कहा कि फिर मुझे बजट पास करवाने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनकी मदद लेनी पड़ती थी। तो मेरी बड़ी कमज़ोर हुकूमत थी और फिर यही जो 20-25 लोग हैं इनको मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। तो कुछ और भी उन्होंने वजूहात बताई। तो मलबा सारे का सारा जो है वो दूसरी तरफ डाल रहे थे कि उनकी वजह से मेरी हुकूमत को प्रॉब्लम से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा था मामला चलाने की। और अभी भी वो ये समझते हैं कि उनकी लड़ाई जो है वो आसिफ जरदारी या शहबाज शरीफ से नहीं, किसी और से है। तो इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उनको जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं उनकी तरफ से मेरा ख्याल है कि ये बताने की ज़रूरत है कि आपके अपने भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, आपको उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत थी। और अभी भी आपको चाहिए कि आप रियासती इदारों के साथ ज़्यादा मुहाजरा ही ना करें। तो हो सकता है कि जो कल उनकी मीटिंग हुई है परवेज़ खटक, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, उसकी वजह से आज उन्होंने न्यूट्रल्स का जिक्र नहीं किया और हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में मज़ीद ना करें। लेकिन मुझे जो उनकी ये जो प्राइवेट ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी उससे ये अंदाज़ा हुआ है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और वो लड़ाई के लिए तैयार हैं। मतलब और ये दिलचस्प है कि खान साहब हमेशा ये कहते थे जब ओपोजिशन जमातें उनकी हुकूमत में प्रोटेस्ट कर रही थी 2018 के इंतखाबात पे कि पाकिस्तान की तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात में से एक थे, मगर अब उनको लगता है कि उल्टा उनके खिलाफ धांधली हुई थी और उन्हें मेजॉरिटी नहीं लेने दी गई थी। वैसे एक और बात फवाद चौधरी साहब के बयान से लगा, जैसे परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत पर उन्होंने तनकीद भी की, जो कुछ अडियाला में हुआ उस पर तनकीद की, जो बढ़ता हुआ। खान साहब क्या मुतमईन हैं या खुश नहीं हैं जिस तरीके से परवेज़ इलाही साहब हुकूमत कर रहे हैं, या उनके मामलात अच्छे नहीं हैं? ये फवाद साहब ने जो कल ट्वीट किया है उसकी एक बैकग्राउंड है, लेकिन मेरी इत्तेफाक से पंजाब के जो वज़ीर दाखिला हैं हाशिम डोगर साहब, मेरी उनके साथ भी गुफ्तगू हुई है। फिर कल बनी गाला में जब मैं इमरान खान साहब को मिलने गया उनकी दावत पर, तो वहाँ पे शौकत यूसुफ जई साहब भी मौजूद थे जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में अहम ज़िम्मेदारी है उनके पास। तो मेरी उनसे भी गुफ्तगू हुई। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये तो लोग तैयारी कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा तो फिर ये बहुत बड़ा एक सियासी रद्दमल देंगे, कुछ जुलूस जलसे निकालेंगे और फिर वहाँ पे बनी गाला में जो अली मीन गंडापुर साहब हैं उनका जो एक अल्टीमेटम है उस पर भी बड़ी गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने कहा था कि हम इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे। तो शायद इमरान खान साहब को उनके जो साथी हैं उन्होंने ये यकीन दिला दिया है कि आपको अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो हम ऐसा रद्दमल देंगे कि जिसकी पाकिस्तान में पहले कोई नज़ीर नहीं मिलती। और शायद इसीलिए इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि वो कल अदालत में खुद पेश होंगे। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आज
शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जहां अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस की रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद करते हुए शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर भेजने का फैसला सुना दिया है। समाअत के दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने शहबाज गिल के खिलाफ असलाह बरामदगी के मुकदमे में जुडिशल रिमांड की इस्तदा की दलाइल देते हुए स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि हर दिन इस्लामाबाद पुलिस मुल्जिम शहबाज गिल से तफ्तीश कर रही है। मुल्जिम की हिरासत बहुत ज़रूरी है, पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराना है। शहबाज गिल की तफ्तीश में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया गया, अभी भी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि मुल्जिम से मुतादिद फ़ोन और 4 USBs बरामद हुई और उनके कमरे की तलाशी भी ली गई। अभी भी हमें कुछ सवालात के जवाब दरकार हैं। मरकज़ी मोबाइल फ़ोन जो शहबाज गिल इस्तेमाल करता था उसकी बरामदगी मकसूद है, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है। इस पर अदालत ने उससे पूछा कि क्या पॉलीग्राफिक टेस्ट की पहले रिमांड में इस्तदा नहीं की गई थी। जवाब में राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि पिछले रिमांड में इस्तदा नहीं थी, जो रिमांड मुअत्तल हुआ उसमें थी। वारदात में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फ़ोन अभी तक बरामद नहीं किया जा सका। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मुल्जिम शहबाज गिल के वकील ने अपने दलाइल देते हुए कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजेस में छापा मारा। पुलिस ने जितनी दफ़ा भी जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की, एक ही इस्तदा की गई कि मोबाइल फ़ोन बरामद करना है। पुलिस 4 मोबाइल फ़ोन बरामद कर चुकी है। अब कौन से मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है? 16 दिन हो चुके हैं। पुलिस ने शहबाज गिल पर सिवाय तशद्दुद के कुछ नहीं किया। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने दलाइल देते हुए मजीद कहा कि शहबाज गिल को दौरान हिरासत बरहना करके मारा गया। शहबाज गिल पर न सिर्फ तशद्दुद हुआ बल्कि तशद्दुद को छुपाया भी गया। हाई कोर्ट ने तशद्दुद के मामले पर जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया है। क्या यह मामूली बात है कि मुल्जिम पर जिस्मानी तशद्दुद हो और उसके मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा की जाए? समाअत के दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शहबाज गिल का जो मोबाइल बरामद करना है उसका IMEI पुलिस डायरी में है। ये नहीं कह रहा है कि 3.5 करोड़ मोबाइल फ़ोन बरामद करने हैं। दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस की सजा को मुस्तरद करते हुए शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने तफसीली फैसले में लिखा कि इस्तगासा ने जिस्मानी रिमांड की कुल 4 दरख्वास्तें दायर की, जिसमें से सिर्फ एक दरख्वास्त में इस्तगासा ने मोबाइल फ़ोन की रिकवरी और पॉलीग्राफिक टेस्ट को बतौर वजह बताया, जबकि एक दरख्वास्त में ना तो पॉलीग्राफिक टेस्ट का जिक्र है ना ही मोबाइल फ़ोन की रिकवरी का जिक्र है। फैसले के मुताबिक मुल्जिम हिरासत के बाद 24 घंटों तक पुलिस की तहवील में रहा, जिसके बाद 10 अगस्त के ऑर्डर के तहत मुल्जिम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया, जबकि इस अदालत ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड में 48 घंटों की तौसी भी दी। फैसले के मुताबिक कानून में वाज़ेह है कि मजिस्ट्रेट बगैर किसी वजह के रिमांड नहीं दे सकता, क्योंकि बगैर किसी ठोस वजह के मुल्जिम की आज़ादी मजरू नहीं की जा सकती। पिछली दफ़ा जिस्मानी रिमांड इस्तगासा की इस खुसूसी दरख्वास्त पर दिया गया था कि वो मुल्जिम का पॉलीग्राफिक टेस्ट और मोबाइल फ़ोन रिकवर करवाना चाहते हैं, लेकिन इस हवाले से कोई पेशरफ्त ही नहीं हुई है। ना तो मुल्जिम के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन रिकवर हो सका है और ना ही पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया गया है, जबकि दलाइल के दौरान ये भी वाज़ेह नहीं किया गया कि आखिर पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना कहाँ से है। फैसले के मुताबिक मौजूदा केस में मुल्जिम को 9 अगस्त को हिरासत में लिया गया। अलबत्ता 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अदालत में नामुकम्मल रिपोर्ट और ना ही कोई अबूरी रिपोर्ट पेश की गई है, जिससे इस्तगासा की इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में तवज्जो जाहिर होती है। बगैर किसी पेशरफ्त के एक ही बुनियाद पर बार बार जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता, इसलिए जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है। फैसले के मुताबिक मुल्जिम को 7 सितंबर को होने वाली अगली समाअत तक अदालती लॉकअप में भेजने का फैसला किया जाता है और तफ्तीशी अफसर को हिदायत की जाती है कि वो CRPC के सेक्शन 173 के तहत बगैर किसी ताखीर के फौरी रिपोर्ट जमा करवाएं। शामिल करते हैं। पाकिस्तान में मुसलसल और गैर मामूली बारिशों ने मुल्क भर में फसलें तबाह कर दी हैं। सैलाबी रेलों ने मकानात को गिरा दिया है, सड़कें बहा दी हैं, लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। पाकिस्तान के बेशतर इलाके दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। लाखों लोग रिलीफ और इमदाद के मुंतजिर हैं, मगर हुकूमत चाहे वफाकी हो या सूबाई, उनका दावा है कि उनके पास इस तबाही पर काबू पाने के लिए वसाइल ही मौजूद नहीं है। ना सिर्फ ये कि वसाइल मौजूद नहीं हैं, बल्कि जो तबाहकारियाँ हो गई हैं उससे आने वाले दिनों में मुल्क में ग़िज़ाई बहरान पैदा हो सकता है, क्योंकि सिर्फ सिंध में 90% काश्तकारों की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। ये सिंध हुकूमत का दावा है, जिसे खदशा पैदा हो गया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान खाने पीने की अशिया दरामद करने पर मजबूर हो जाएगा और पाकिस्तान के इम्पोर्ट बिल में इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से पहले से खतरात से घिरी मईशत को मजीद खतरात लाहक हो जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शदीद सैलाबी रेलों की लपेट में हैं और मजीद बारिशों की पेशगोई से मजीद सैलाबी रेलें आ सकते हैं, जिससे मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। इस वक्त मुल्क में एक एमरजेंसी की कैफियत है। गुज़िश्ता 2.5 महीनों के दौरान अब तक बारिशों और सैलाबी रेलों से 900 से ज़ायद अब्बात हो चुकी हैं और मुल्क के 116 अजला मुतासिर हो चुके हैं। सैलाब और बारिशों से अब तक 4 लाख से ज़्यादा मकानात और इमारतों को नुकसान पहुँचा है। देही इलाकों में 7 लाख से ज़्यादा मवेशी भी बह गए हैं और ये तमाम आदाद शुमार एक मोहतात अंदाज़ा है। अब तक तबाहकारियों की मुकम्मल तस्वीर सामने नहीं आई है। बलूचिस्तान के 34 और खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जबकि सिंध के 23 अजला को
सूबाई हुकूमत ने आफतज़दा करार दिया है। इसी तरह जनूबी पंजाब के 3 अजला सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। सूबों का एक दूसरे से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। सिंध की सूरत हाल यह है कि खुद सूबे के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने दावा किया है कि आज तक सिंध को इस किस्म की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। तकरीबन 1 करोड़ लोग अपने घरों से बाहर हैं। 293 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। 90% काश्तकारों की ज़मीन मुतासिर हो चुकी है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे मामूल से 600% ज्यादा बारिश नहीं हुई है। इस वक्त तक तकरीबन 300 अमवात हो चुकी हैं। 1000 से जायद लोग जख्मी हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर हैं। हमारे सूबे में 15 लाख कच्चे घर देहातों के वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। 90% काश्तकार अपने क्रॉप्स अपनी काश्त को कंप्लीट तौर पे वो डैमेज हो चुकी है, जो कि 2 मिलियन एकड़ से ज्यादा है। इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी इस सूबे में पहले नहीं हुई। पूरा सिंध इस वक्त एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। हमारे पास तकरीबन 86,000 टेंट्स की स्टॉक में मौजूद थे, वो सब खत्म हो गए। इस वक्त जरूरत कम से कम 10 लाख टेंट्स की है। मैं चाहता हूँ कि मुखैर हजरात वहाँ लोगों तक पहुँचे और हुकूमत की शाना बशाना लोगों की खिदमत करें। लाखों लोग रिलीफ के मुंतज़िर हैं, जबकि वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी हसन इकबाल के मुताबिक इस वक्त 55 लाख से जायद घराने मुतासिर हुए हैं और 3 करोड़ से जायद आबादी बेघर हो गई है। और हुकूमत को सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद करने के लिए 100 अरब रुपए से जायद की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान भर में हज़ारों लोग आसमान तले बैठे हैं, मगर सूबाई हुकूमतों के पास देने के लिए टेंट्स ही मौजूद नहीं हैं। कई इलाकों में इंतजामिया अब तक पहुंच ही नहीं सकी है। लोग भूखे बैठे हैं, बीमार हैं, तूफानी बारिशों का सामना कर रहे हैं। एक गैर मामूली हंगामी सूरत हाल है। इस वक्त सिंध में 2135 किलोमीटर तवील शाहराहें मुतासिर हुई हैं, 45 पुल टूट गए हैं और लाखों घर तबाह हो गए हैं। और मुतासिरीन का दावा है कि अब तक हुकूमत ने टेंट्स ही फराम नहीं किए हैं और जो फराम किए हैं उनकी हालत नाकिस है। खाने पीने तक के लिए भी इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं। सिंध में मुतासरीन की क्या सूरत हाल है, सकर हैदराबाद और पट्टीदन से हमें तफसीलात से आगाह किया है जी न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी, अली नईम और गुलाम हैदर। पानी 8 नंबर में, 7 नंबर में, 9 नंबर में इतना भरा हुआ है कि मतलब कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है। घर डूब रहे हैं, हर चीज़ हो रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। हर जगह पे पानी है, पूरे लतीफ़ाबाद, कासमाबाद, किधर भी चले जाओ पूरे हैदराबाद में पानी में इंतजाम नज़र नहीं आ रही है। HD वाले नज़र नहीं आ रहे, हमारे को पता नहीं कहाँ है। ये HD और वासा वालों का काम है पानी निकालना यहाँ पे, वो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, ना कोई गाड़ी नज़र आ रही है, ना कुछ नज़र आ रहा है। 4 नंबर लतीफ़ाबाद में हूँ और उधर इतना पानी है तो घुटनों पानी है, मुश्किल हो गया। काम धंधे सब बंद पड़े हैं, खाने पीने की अशिया कोई वगैरह नहीं ले सकते हैं, परेशान है। और उनसे पूछते हैं भाई ये पानी वानी वगैरह निकालो, तो निकालने की कोशिश नहीं करते, कहते लाइट नहीं है, फिलाना नहीं है, टीरा नहीं है। बहुत परेशान है, बहुत तंगी है। घर भजी पे आना जा न जगह हवा न बनी आना बारो बस घर किरिया पे आना सही वेठा हूं मुसाफिर खाने में मदद करण लाइ केर कोन आयो आहे, न को असांखे पुछण आयो आहे, न को के ॾिसण आयो आहे। असांजा नंढड़ा बचड़ा पिया आहिनि, मच्छर खाई इन्हनि खे करे छॾियो आहे। डॉक्टर हिन महिल ताईं को बि न पहुतो आहे। हमारे घर डूबे में हमारा सामान सारा खराब हो गया। जितने भी गरीब हम लोग इधर बैठे हुए, कोई किसी को कुछ भी नहीं यहाँ पे मिल रहा। कोई इमदाद मिलती है वो इमदाद भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा। हम लोग गरीब कहाँ पर जाएं? यहाँ पे बैठे, यहाँ देखें सारे टेंट लगे हुए इस साइड पे, और किसी काम का टेंट नहीं है, सारा टेंट फट रहा है हर जगह से। किसी का लगा हुआ उसमें हम बैठे, हमारे को तो टेंट भी नहीं मिला, ना खाने का ना पीने का। गैस भी गए, सुबह के भी ऐसे ही बैठे हैं, रात को भी एक टाइम दे के जाते हैं, खाते हैं, नहीं तो बच्चे जब सो जाते हैं जब दे के जाते हैं, फिर फायदा कोई नहीं हमारे को। शाम के टाइम सिर्फ चावल मिलते हैं, वो भी इतने एक घर के लिए जहाँ 4-5 घर हैं उनको 2-2 थैली दे देते। ना पानी है, गैस भी नहीं है, ऐसे ही हम भूखे बैठे रहते हैं। शाम को कहीं थोड़े बहुत देते हैं तो हम खाते हैं। एक डब्बा रोटी का दे रहा है चावल का, वो रात को 3 बजे को दे रहा है। जब बच्चे वो नींद में होते तो रात को शाम को तो रोटी खाए ना, छोटे छोटे बच्चे वो रात को 3 बजे आते हैं, अब रोटी ले जाओ भाई, उससे रोटी तो हमारे काम की नहीं है। रोटी जो है वो एक डब्बा दे रहे हैं, 8 बंदे एक रोटी का डब्बा क्या करेंगे? वो तो मेरा बेटा ही खा जाएगा, फिर हम क्या खाएं? 10 अफराद है घर में, उसमें एक डब्बा क्या होगा? उसमें डब्बे में भी कुछ नहीं है भी कुछ नहीं, थोड़ा सा रखा हुआ है। उनके पास पानी खड़ा होगा ना मिनिस्टर साहब वालों के पास, उनको पता चलेगा। उनके घर में जब इतना पानी होगा ना, उनको फिर पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। ये सिंध की सूरत हाल थी, जबकि बलूचिस्तान में 34 अजला बारिशों और सैलाबी रैलों से मुतासिर हो चुके हैं। 230 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हुई हैं। बलूचिस्तान के कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता दूसरे इलाकों से मुनक़ता हो चुका है। 26,000 मकानात, 710 किलोमीटर तवील शाहराहें, 18 पुल और लाखों मवेशी मुतासिर हो चुके हैं। कई इलाकों के मुतासरीन आसमान तले बैठे हैं और अब भी मुख्तलिफ इलाकों में
बारिश जारी है मगर इंतजामिया का नामो निशान नहीं है। बलूचिस्तान में मुतासरीन की इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमें चमन और नसीराबाद से रिपोर्ट किया है नूर जमा चकजई और जाहिद बलोच ने। से आपके क्या नुकसान हुए हैं? भाई नुकसान यही है, माल मवेशी मर गए हैं और अनाज थे वो भी चले गए सारे। नहीं यहाँ टेंट मिल रहे हैं, न कोई खाने से कुछ मिल रहा है। 4-5 दिन हो गए वैसे ही पड़े बरसात में, न कुछ इंतजामिया है न आज तक कोई पूछने वाला भी अभी तक कोई नहीं है इधर तक। आप कितने दिनों से यहाँ पे सड़कों पे बैठे हुए हैं? अभी हो गए 10 दिन हो गए हम लोगों को इधर, अभी तक कोई नहीं है अभी तक यहाँ पूछने तक। ये बरसात चल रहे हैं लगातार चल रहे हैं, कोई टेंट दे रहा है न कोई सहूलत कर रहा है, वैसे ही पड़ रहे हैं, पन्नी के नीचे पड़ रहे हैं बस। ये बारिश हो रही है, हमारे घर चले गए हैं बारिश में, सैलाब आ गया है। हमें अभी यहाँ बाईपास पे आए हुए हैं, ना हमें टेंट दिया गया है, ना कोई तंबू है, ना हम आवाम के लिए कोई सिस्टम क्या है। हमारी बलूचिस्तान की हुकूमत ने हम बहुत तंग आ गए हैं। हमें ज़रूरत है, तंबू नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, खाना नहीं है, हमें यही चाहिए। हम बुखार से पड़ा है, बच्चे इधर देखो बारिश में पड़े हैं, हम जो कोई मजबूर हैं, ये रोड पर पड़े हैं। हमारा फसल गया, हमारा गांव गया, घर गया, सारा हमारा दरपदर हो गया सर। हम तंबू की ज़रूरत है, हमारे मकान की ज़रूरत है, हमको सब शय ख़त्म हो गया। कोई भी नहीं आया हमारे पास, कोई भी ना जीते गए, कितना दिन हो गया है, कोई भी हमारे पास पूछने भी नहीं आया। मकान सारे डूब गए हैं, कोई भी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस इस रोडों पे बैठे हुए हैं, कुछ भी सरकार नहीं दे रहा है हमें। हम ये देखें हमारे पास तंबू वगैरह भी नहीं है, ऐसे पालों से बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये सारे घर चला गए हैं, बरसात ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है शाख पर, नहीं तंबू मिलते हैं, नहीं काश है, नहीं राशन मिलते हैं, सारे दिन यहाँ पे कोई भी नहीं है। आप लोग आया, पहले बार है, अभी तक कुछ भी नहीं आया। न खेमे है, न राशन माशन है, सरकार की इमदाद नहीं, हम लोग इंतजार करने के खड़े हुए। हमारा बागात गिर गया, पानी ने गिर गया, वो सब खराब हो गया। हमारा घर का रास्ता नहीं है कि एक पूरी आटा हम घर पहुँचे नहीं पहुँचता है। पानी सैलाब आया है ना, 8 कमरे ने तबाह किया है। कमरे में तकरीबन एक कमरे में 5 लाख रुपया पड़ा है, वो भी नुकसान हो गया, वो चला गया। घर में सोना मोना पड़ा है, वो भी ख़त्म हो गया। देखो ये लोग सब ही बैठा हुआ, सुबह से न नाश्ता है, न कोई बिस्तरे के इंतजाम है, न कोई चीज़ के इंतजाम है। सारा डैम टूटे पड़े हुए, इस लोगों को भी इत्तला नहीं दिया कि भाईजान आप लोग अपना इंतजाम करो, बच्चों को दूर लेके जाओ, ये पटने वाला है। ये गवर्नमेंट है, ये क्या है, इस तरह हुकूमत चल रही है। इसी तरह पंजाब में भी संगीन सूरत हाल है। राजनपुर और डीजी खान में मकानात तबाह हो गए हैं, लोग सड़कों पर हैं, नकल मकानी पर मजबूर हैं और पंजाब में अब तक 164 लोगों की अमवात हो चुकी है और जनूबी पंजाब में मजीद तबाहियों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। राजनपुर और डीजी खान से हमें तफसीलात से आगाह किया है जी न्यूज़ के नुमाइंदे इलियास रजा और सलीम बुज़दार ने। मौसम वगैरह यहाँ पे ख़राब है, बारिश हो रही है, लोग यहाँ सड़कों पे निकल आए हैं, बारिश है और मकान भी गिर गए हैं। इनके लिए इंतज़ाम किया जाए कुछ ना कुछ का। यहाँ पे अभी तक खाना भी नहीं आया, कुछ भी नहीं मिला इन लोगों को। मकान ढह गए, धुपते पियूँ छे, तो बारिश है, झोड़े मी है, कुछ ना खाने का इंतजाम है, कोई शायद इंतजाम करे ना। बोकन मरदे बाल मरदन ओडे ही बुखार पेन थे ओडो कुछ नहीं मिली था। अगर साढ़े जरा ना असा ने जरा काठिया कशा कनी रोटी पकाने वास्ते जरा ना असा जलील हूँ, तंग हूँ, कशा कनी माल दा घा कहीं इवें जरा ना रोड ते बदी अल्लाह को याद कर बैठूं ते कोई जना ना सारे जना सहारा कोई कहीं अल्लाह की जात दा सहारा है बस। आपके सामने देख रहे हो सब पानी पानी है, सब जितना मकान रह गए ना जहीं रह गए, माल सामने तो है, मड्डा साफ सामान इधर रखा हुआ है। जिसको वोट देते हैं वो ये हमारे सामने कोई नहीं आया। ना कोई इमदादी कार्रवाई हुकूमत करें ना कुछ अपना ताउन की सारे घर फुट गए, सारे इलाका सारा फुट गए। कोई दे पानी ने इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी थी। ये पानी जरा बहना पे तल में इलाके के अंदर लोहार वाला कच्ची आबादी के अंदर ये उतना लोगों ने फसल बहुत सारे तबाह कर देते सी, उन्हें घर ढह गए, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते। लिहाजा हुकूमत वक्त ने गुजारिश है कि पानी का मुनासिब की तमन्ना। खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत बुरी सूरत हाल है। सूबाई हुकूमत ने डेरा इस्माइल खान और चित्राल के अजला को आफतज़दा करार दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में 86 बच्चों समेत कम अज़ कम 169 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। सवात में भी सैलाबी रेलों से बहुत नुकसान पहुँचा है। सूबे में 26 अगस्त तक मजीद बारिश की पेशगोई है, जिससे एबटाबाद और मानसेरा समेत दीगर इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात से हमें तफसीलात से आगाह किया है जी न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब अली ने। महकमे मौसमियात ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ।
हम घरों में बैठे हुए थे, बच्चे भी हमारे साथ थे, सुबह की चाय पी रहे थे, तकरीबन 8:45 बजे थे, ऐसे कुछ तक। ये सडनली अचानक एक बहुत बड़ा रैली जो है दरिया का वो बहता हुआ हमारे घरों में आ गया। हमने सिर्फ अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को संभाला हुआ है और पूरा हमारा जो सामान था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि मेरा फर्नीचर, मेरा पूरा खाने पीने का सामान पूरा सब का सब डिस्ट्रॉय हो गया। स्वाद मिंगौरा में जो फ्लड आया है वो बिल्कुल अचानक आ गया, यहाँ के मकानात तबाह हो गए, कुछ बचा नहीं। ये आपकी दुकान है, आपके सामने देख लिया भाई, फ्रीज़र भी ख़राब है, तकरीबन 3-4 लाख का दुकान का नुकसान हुआ है। और अचानक ये आया है, तकरीबन 5-10 मिनट में जो है ना ये सैलाबी रह लेता वो जो है 5 मिनट में आया था। तो हम दुकान में पहुंच गए तो पूरे जो है ना पानी इतना ज़्यादा था कि हम पहुंच नहीं सके। अभी तक जो है पानी घरों में मौजूद है, मिट्टी घरों में मौजूद है, दीवारें गिर गई है घरों से, फर्नीचर जो है वो तबाह हो गए, सारे दीवार, जितने घर में जितने सामान थे वो खाक हो गए, ख़त्म हो गए। जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों की वजह से 10 से ज़ायद अजला मुतासिर हो चुके हैं और मजमूई तौर पर 46 अमवात हो चुकी हैं। हमें ब्रेक शामिल करते हैं। मुसलसल गिर कर डॉलर के मुकाबले में 240 रुपये पर जाने के बाद रुपये में मुसलसल बेहतरी आई और 214 पर आया, मगर अब फिर रुपया दबाव में है। गुज़िश्ता एक माह में ही एक वक्त में इंटरबैंक में डॉलर 240 का था, मगर ओपन मार्केट में 250 का भी नहीं मिल रहा था। फिर गुज़िश्ता हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर 214 का था, मगर ओपन मार्केट में 210 में भी खरीदार नहीं थे। और आज इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये इजाफे के साथ 218 रुपये 38 पैसे का हो गया, मगर ओपन मार्केट में रुपया 7 रुपये गिर गया और डॉलर के मुकाबले में 229 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में बैरूनी करेंसी की कमी हो गई है, जिसकी एक वजह मुत्तहदा अरब अमारात जाने के लिए हर मुसाफिर पर यह शर्त का लगना भी है कि वो अपने साथ 5000 दिरहम लाए, जिसकी वजह से खरीदारों का दबाव है। हालांकि IMF प्रोग्राम की बहाली के इम्कान और दोस्त ममालिक से 4 अरब डॉलर के इंतजाम की खबरें आ चुकी हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना के साथ कतर में है। आज ब्लूमबर्ग में यह खबर शाया हुई है कि कतर 2 अरब डॉलर के कर्ज के अलावा पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी का भी सोच रहा है और ये सरमायाकारी इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट के अलावा तवानाई, बिजली और हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर्स में भी हो सकती है। कतर के अमीर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुई, इसके मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर रजामंदी पर उनका शुक्रिया अदा किया, मगर इन तमाम मजबूत खबरों के बावजूद रुपया दबाव में है, जिससे महंगाई में मजीद इजाफा होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की हुकूमत के पास गुंजाइश नहीं रहेगी। महंगाई पहले ही जुलाई के महीने में 24.9% रही। गुज़िश्ता हफ्ते के सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर के तहत महंगाई 42% को तजावुज़ कर गई है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता माह दरामदाद में कमी तो आई, मगर बरामदाद और तहसीलात ज़र में भी कमी आई। दरामदाद पर सख्तियों के बावजूद करंट अकाउंट खसारा 1.2 अरब डॉलर रहा और आइंदा माह में दरामदाद पर पाबंदियाँ हटने और पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की वजह से मजीद खसारे का खदशा है। इस वक्त क्यों ओपन मार्केट में डॉलर अचानक गिरकर 229 रुपये का हो गया है, बात करेंगे चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान से। मलिक बोस्तान साहब, बहुत शुक्रिया। या तो इंटरबैंक से भी नीचे ओपन मार्केट में था, कोई खरीदार नहीं था, ये क्या हुआ है कि 218 का इंटरबैंक में 229 का हो गया है ओपन मार्केट में? देखिए, दोनों उससे सप्लाई कम हो गई है, क्योंकि हुकूमत दुबई ने ये ऐलान कर दिया कि जो भी पाकिस्तानी विजिटर आएगा कम से कम 5000 दिरहम या 2000 डॉलर की इक्विवेलेंट जो है वो उसके पास फॉरेन एक्सचेंज होने चाहिए, वरना हम उसको एंट्री नहीं देंगे। तो वो दुबई में तकरीबन 50 फ़्लाइटें डेली जाती हैं और तकरीबन 10,000 पाकिस्तानी वहाँ विज़िट के लिए जाते हैं और उसके लिए कम से कम 20 से 25 मिलियन दिरहम या 10 मिलियन डॉलर आपको डेली दोगा। ये आपके लिए डिमांड बढ़ गई। इस तरह सऊदीया में 50 फ़्लाइटें डेली उम्रे की और विजिटर की जा रही हैं, उनको भी 20 से 25 मिलियन रियाल या 10 मिलियन डॉलर चाहिए। तो ये डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई क्यों कम होगी? हुकूमत ने आपको पिछले हफ्ते ऐलान किया है कि जो भी पाकिस्तान से बाहर जाएगा या आएगा वो अपनी करेंसी डिक्लेयर करेगा। तो उससे जो पाकिस्तानी पहले अपने साथ बड़ी पैमाने पर सऊदी रियाल, दिरहम, पाउंड वगैरह अपनी करेंसियाँ लाते थे, तो वो जब से डिक्लेरेशन गया तो वो खौफजदा होकर उन्हें अपनी साथ करेंसियाँ लाना छोड़ दी, क्योंकि वो कहते हैं कि हम डिक्लेयर करेंगे। पहले भी हम एयरपोर्ट से निकलते थे, रास्ते में लुट जाते थे। तो अब हमारे पास जो रियाल, दिरहम होते हैं हमारे दोस्तों की भी अमानतें होती हैं जो हमें घरों तक पहुँचानी होती हैं, तो वो इस खौफ से अब ला नहीं रहे। तो उससे भी सप्लाई में बहुत, पहले हमारे अकाउंटों पर जो 20 से 25 मिलियन के इक्विवेलेंट रियाल, दिरहम, पाउंड, यूरो आ रहे थे, अब पिछले एक हफ्ते से 5 से 10 मिलियन मुश्किल से आ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड की पेमेंटें बहुत ज़्यादा थी, जो कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनके जो अकाउंट होल्डर हैं वो आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग क्रेडिट कार्ड के ज़रिए करते हैं और बाहर भी जब जाते हैं तो तमाम अखराजात और ख़रीदारी क्रेडिट कार्ड से करें। तो उन्होंने पिछले 2 दिन से 228 और 229 में बैंक ख़रीद रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट में भी रेट
227 से 229 तक चला गया। तो जो ही ख़रीदारी कम होगी आप देखेंगे डॉलर का रेट दोबारा गिरेगा। हुकूमत ने जो अभी आपको पता होगा 200 से ड्यूटियाँ बढ़ा के लग्जरी आइटम पे 400% कर दी हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तानी इम्पोर्टर जो है वो भी मैंने हुकूमत के इल्म में लाए कि वो अब पाकिस्तान के बजाय अफगान ट्रांजिट से पाकिस्तानी इम्पोर्टर पे अपनी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि 400% ड्यूटी है, वहाँ ड्यूटी फ्री है। वो थोड़ा सा पैसा 25-30% लगा के वापस पाकिस्तान स्मगलिंग करके ले आते हैं। तो उसके लिए मैंने हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि इस पर नज़रसानी करें, ये पाकिस्तान की मैशियत और डॉलर और रिज़र्व दोनों को निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।